ऐसे राजा नहीं थे जिनके पास विशेष सेना वगैरह, विशेष सेना बल, मंत्री वगैरह थे। ये राजा उस प्रकार के थे जिनके पास स्थायी सेना नहीं थी। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही शासक नहीं बनता था, उसका बेटा शासक नहीं बनता। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जनता और समुदाय के लिए दो शब्दों का। जनता और समुदाय के, एक के लिए जन का, दूसरे के लिए विष, जो बाद में वैश्य हो गया। जन का प्रयोग आज भी होता है लोगों के लिए। ऋग्वेद में ऋविष और जनों के नाम मिलते, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन, विष या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य भी बताते हैं। जिन लोगों ने इस प्रार्थना की रचना की थी वे खुद को कभी कभार आर्य भी बताते हैं। आर्य वे लोग होते थे जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते थे तथा ये अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे, जो बाद में इनके लिए प्रयोग होने लगा गुलाम। ये एक जने के लिए ही प्रयोग होने वाले शब्द है, दस्यु, दास, गुलाम, जो बाद में गुलाम हो गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे, ये दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया होता था और इनका वो उपयोग अपने हिसाब से कर सकते थे और इनसे सारे अपने काम करवा सकते थे अपनी मर्जी इनके ऊपर। यानी कि जैसे धन के ऊपर इनका हक है वैसे इनके ऊपर इनका हक, अधिकार था। अब अगला टॉपिक है खामोश प्रहरी, खानी महापाषाण। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की। महापाषाण में कब्रें बनाने की जो प्रथा थी, इनमें कब्रें बनाने की प्रथा थी वो लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। 3000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जिसमें कब्रें बनाई जाती थी। कब्रें यानी कि किसी मनुष्य को संदूक वगैरह में जब वो मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है और उसके ऊपर पाट लगा दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है संदूक या ताबूत में, उसको कब्र कहते हैं। यह प्रथा जो थी दक्कन, दक्षिण भारत, में और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कश्मीर में भी प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर यानी कि कब्रें ऊपर भी दिख जाती, कुछ जमीन के अंदर भी दिख जाती। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं। जो गोलाकार सजाए हुए उनको कई बार पत्थर भी मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। इससे यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यानी कि इसके नीचे कब्र है, ऐसा उनको जानकारी में लगता है। मृतकों के साथ खास बर्तनों को दफनाया जाता है, जिनमें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, ऐसे भी थे। इसके साथ ही उनके साथ घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर, लोहे और सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। उसके आधार पर लोग कब्रों का पता लगाते। लोगों की सामाजिक
अब अगला टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं समानताओं के बारे में पता लगाना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना असमानताओं के बारे में। तो लोगों की असमानता यानी कि इसके अंदर एक ब्रह्मगिरी नाम का जगह है जिसको देखकर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके और शंख मिले, सोने के मणके और शंख मिले, वह शंख मिले और कुछ के अंदर केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले, मिट्टी के बर्तन ही मिले। इससे पता चलता है उस टाइम भी अमीरी गरीबी थी, कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग गरीब थे। अब अगला टॉपिक, क्या कुछ कब्र ग्रहें खास परिवारों के लिए ही थी? कुछ कब्र ग्रहें खास परिवारों के लिए थी, कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए ही थी। तो अगला टॉपिक ये, कभी कभी एक महापाषाण से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी कि इसको आधार माना जा सकता है कि उसके अंदर एक ही परिवार के बहुत ही लोगों को दफनाया गया हो, एक ही परिवार के लोगों को दफनाया गया हो। बाद में जैसे कि शायद एक परिवार के लोगों को दफनाया गया, तो बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया। बाद में जो मरने वाले लोग उनको पोर्ट होल के माध्यम से कब्रों में दफनाया। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों के चिन्हों का काम करते थे तथा जहां आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान चिन्हों का काम करते थे, गोलाकार पत्थर लगाते थे उन जगहों पर, चट्टानों को लगाते थे जिससे उन्हें पता चल जाता था यहाँ पर कब्र दफनाई गई है, उसके माध्यम से वो वापस वहीं पर कब्रों को दफनाते थे। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में जानते हैं। इनाम गांव के व्यक्ति के विशिष्ट कब्र के बारे में जानते हैं। इनाम गांव को खोजा, यह भीमा की सहायक नदी कोड़ किनारे की एक जगह है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता। गड्ढे में ऐसे वयस्क लोग थे, उनको सीधा गड्ढे में लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। कई बार कुछ लोगों को घर के अंदर दफनाया जाता था। उसके घर के दीवार की कैसी स्थिति थी, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी दफनाए गए शव के पास रख दिए गए। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में भी 4 पैरों वाले, यानी कि नीचे 4 उसके पागे लगे हुए होंगे, उनको पैर भी कहते हैं, के साथ दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी है और शव के पैर मुड़े हुए हैं। इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था जिसके शव के पैर मुड़े हुए हैं। तो कुछ के कंकाल भी मिले हैं। कंकालों की स्थिति को पता लगाने के लिए कुछ बच्चों के कंकाल आसानी से पता नहीं लगाया जाता, तो कंकाल किसी पुरुष स्त्री का है तो उसका पता कैसे लगाया? छोटे बच्चों के कंकालों का स्त्री पुरुष का पता नहीं लग सकता, लेकिन बड़े कंकालों का, क्योंकि वहां पर है स्त्रियों के कुछ विशेष अंगों की जांच हो सकती है। क्योंकि वो महिलाएं होंगी तो बच्चों को जन्म देती होंगी, तो उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होगा। आज से लगभग 2000 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के
एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी थी। इन्होंने ही चरक संहिता लिखी थी, चिकित्सा शास्त्र पर थी, जो कि चिकित्सा शास्त्र पर थी। चिकित्सा शास्त्र पर थी। इन्होंने जो शरीर की हड्डियां मनुष्य की, वो 360 हड्डियां बताई। शायद इन्होंने आधुनिक शरीर की रचना की, जो अपन आज 206 पढ़ते हैं, उसकी गिनती ना करके संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, है स्त्रियों की जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई गई है। तो इन्होंने दांतों की वगैरह की, सबकी कार्टिलेज की गिनती करके इन्होंने शायद संख्या बताई है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे, वो क्या कार्य करते थे? इनाम गांव से पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा और मटर और तिल के बीज भी मिले हैं। मटर, तिल के बीज मिले हैं, मतलब इनकी खेती करते होंगे लोग। और कई जानवरों की हड्डियां मिली और कई हड्डियों पर निशान भी मिले, जिससे यह पता लगता है कि यह इन जानवरों को मारकर खाते भी थे, जिनमें बैल, भैंस, सुअर, गधा, चितकबरा, हिरण, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां मिली। हड्डियां भी पाई जाती थी। ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, बेर, आंवला, जामुन, तो कई रसबरियां भी एकत्र की गई है, जिसके आधार पर यह पता लगा। अब लगभग 3500 साल पहले कुछ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। चीन के लोगों की हड्डियों पर लिखने की एक विशेष प्रथा थी, जिसके माध्यम से वो भविष्य का पता लगाते थे। और उनके हड्डियों के ऊपर ऐसा लिखा जाता था कि क्या ये युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाए, उन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर कई बार भविष्यवाणी, क्या संभवतः वो कई बार गलत भी भविष्यवाणियां करते होंगे। आई होप आपको चैनल पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।